गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लाल बहादुर सिंह यादव एशियन आईसी यूट्यूब चैनल पर सभी छात्र छात्राओं का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय में 2 वीडियो बन चुका है। ये 3rd वीडियो में होगा फ्रांस की राज्य फ्रांस की राज्य क्रांति फ्रांस की राज्य क्रांति के सामाजिक, देखिए हमने यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का ये पहला पाठ है, ठीक ना। इसमें हमने 2 वीडियो आपको दे दिया गया है, ये तीसरा वीडियो है। इसमें जो फ्रांस की क्रांति में जो है इसमें दिया गया फ्रांस की राज्य क्रांति के सामाजिक कारण, तमाम कारण है, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण और तत्कालीन कारण। तो राजनीतिक कारण में ही हमने जो है तत्कालीन कारण को थोड़ा थोड़ा हमने डिफिनीशन कर दिया है, लेकिन सामाजिक कारण जो है आज वीडियो 3rd में मैं आज बता रहा हूँ। देखिए फ्रांस की राज्य क्रांति के सामाजिक कारण। सामाजिक कारण का मतलब यह है कि समाज में घटने वाली घटना कैसे होती है, रणनीति होती है तो राजनीति में आती है, जो समाज में घटना घटती है वह समाज में आती है। तो इसमें समाज में इसमें 3 वर्ग या 4 विभिन्न वर्ग इसमें हैं। देखो विभिन्न वर्ग, विभिन्न वर्ग का मतलब यह जो है सामंतवादियों की आगृत चल रहा था शासन। इसमें जो है 2 वर्ग है, इसमें एक उच्च वर्ग है ना, एक जो है उच्च वर्ग है, और मतलब एक कर मुक्त है, और नंबर 2 पॉइंट है वह निम्न वर्ग है। ठीक है ना। विभिन्न वर्गों में आते हैं। एक उच्च वर्ग का मतलब होता है यह पादरी वर्ग है। क्या है? पादरी वर्ग है, ठीक ना। ये उच्च वर्ग का मतलब होता है सुविधाजनक वर्ग, सुविधाजनक वर्ग हो गया। और यह जो सुविधा विहीन है, ये क्या है? निम्न वर्ग क्या है? सुविधा विहीन, सुविधाहीन कह लेंगे या विहीन कह लेंगे ना, सुविधाहीन वर्ग। ये वर्ग दोनों आता है विभिन्न वर्ग में। कहने का मतलब उस सामंत अधिकृत जो है शासन था, जिसमें एक वर्ग है उच्च वर्ग में आता है पादरी वर्ग। पादरी वर्ग, पादरी वर्ग है, सामंत वर्ग है, सामंत वर्ग है। नंबर 3rd में जो है ये आता है ये मध्यम वर्ग आता है, मध्यम वर्ग। इसी में आता है नंबर 4 में लिख लीजिए किसान वर्ग, किसान वर्ग है। नंबर 5 में आता है दस्तकार, दस्तकार एवं मजदूर। ये सामाजिक कारण में आएंगे। ये क्या करेंगे? सामाजिक कारण के अंतर्गत ही आएंगे। कौन कौन? पादरी वर्ग आता है, ठीक है ना।
और मध्यम वर्ग, किसान वर्ग और दस्तकार वर्ग, ये सारे वर्ग आते हैं। ठीक है ना। इसमें देख लीजिए, आप डालिए हेडिंग पादरी वर्ग। पादरी वर्ग जो है यह एक फ्रांस में यह उच्च कुल कह लेंगे या उच्च परिवार कह लेंगे या उच्च जाति कह लेंगे। ठीक है ना। ये पादरी वर्ग है। ये वर्ग में भी दो वर्ग है, एक उच्च पादरी वर्ग है, एक जो है उच्च पादरी वर्ग है, एक जो निम्न है, निम्न पादरी वर्ग। पादरी का मतलब यह है कि ये 1 लाख इनकी जनसंख्या है। उच्च वर्ग वाले कितने हैं? 1 लाख, 1 लाख ये है। और निम्न वर्ग वाले कितने हैं? ये जो है 80,000। क्या है? 1 लाख वर्ग में दोनों आते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये 1 लाख में ये आते हैं, और जो है जो शेष जो है उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, उस ज़माने में जो निम्न वर्ग, जो किसान मजदूरों का वर्ग है, ये वर्ग सब, ये वर्ग जो है ना, हमने बताया था अगली वीडियो में कि ये लगभग 5% ये है ना, 10% जो सामंती हैं, सामंती है, कितना है? 10% है। और शेष जो है, और शेष भाग जो है यहाँ से ये मध्यम वर्गीय, किसान वर्ग, दस्तकार और मजदूर वर्ग है। ये सारे वर्ग जो है मध्यम वर्ग कह लीजिए या मजदूर वर्ग कह लीजिए, सब में यही लोग आते हैं। उसमें आता है, मध्यम वर्ग में आते हैं वकील आता है, अध्यापक आते हैं। ठीक है ना। तो कहने का मतलब जो पादरी है ये उच्च कुल है, इनके पास फ्रांस की सारी ज़मीन का, संपूर्ण ज़मीन का पाँचवां भाग है ना, पाँचवां भाग जो है किसके पास है? पादरियों के पास ज़मीन थी, पादरी के पास थी। और पादरी जो कर मुक्त थे, कोई कर नहीं लगता था। पादरी क्या थे? कर मुक्त थे, इनको कर नहीं देना था। ठीक ना। उनके पास जो है कितना है? 5वां भाग है। ठीक ना। भूमि का कितना भाग है? 5वां भाग है। किसके पास? इनके पास, पादरियों के पास। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों के पास जो है लगभग 40% जो भूमि है इन लोगों के पास है। सामंत और पादरी वर्ग के पास कितना है भूमि? इनके पास कितना है? 40% भूमि है। मैं आपको बता दूँ इस बात को कि नहीं, पादरी जो है ये कर मुक्त है, ठीक है ना, और सामंती भी है, सामंती भी कर मुक्त है। यह किसानों मजदूरों के ऊपर जो है वह अन्य जनता जो है, जितने अन्य हैं, मध्यम वर्गीय है, किसान है, दस्तकार एवं मजदूर हैं, ये सभी जो है कर के शिकार हैं। एक टाइथ नाम का कर है, वह इनके ऊपर लगता है। टाइथ नाम के कर को ये ज़बरदस्ती जो है वसूल कर रहे थे। देख लीजिए इसमें पादरी वर्ग, जैसे हमने पहले डिफिनीशन किया था, डिफिनीशन में हमने बताया है आपको कि विभिन्न वर्ग के जो भाग हैं उनमें, जैसे फिर से देख लो, थोड़ा समझ लो, विभिन्न में दो भाग में बांट दे रहे हैं। एक जो है सुविधाजनक वर्ग
और एक जो है सुविधाहीन वर्ग है। हो गया? कौन कौन है? सुविधाजनक वर्ग, सुविधा वाला वर्ग, और एक जो है सुविधा विहीन वर्ग। सुविधा जो वर्ग है यह 1 लाख जनसंख्या इसकी है। क्या है? 1 लाख इनकी जनसंख्या है, और इनके पास जो है फ्रांस की ज़मीन का ये 40% भूमि जो है इनके पास है। किनके पास? जिनके पास क्या है? ये 40% भूमि है, जिनकी संख्या 1 लाख करीब है। और जो सुविधा विहीन वर्ग है यह 80 परिवार है, 80,000 परिवार है ना, परिवार है। अर्थात यहाँ संख्या जो 4 लाख है, 4 लाख है। ठीक है ना? ये जो सुविधा विहीन वर्ग है इनकी संख्या कितनी है? 4 लाख है। ठीक है ना? और उस जमाने में संपूर्ण जनसंख्या फ्रांस की थी, फ्रांस की संपूर्ण जनसंख्या क्या थी? 2 करोड़ 50,000 ये जनसंख्या थी। आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन कितना सुविधाजनक है और कौन जो है सुविधा विहीन है। जनसंख्या इनकी 80,000 परिवार है, 4 लाख जनसंख्या है। ठीक है ना, सुविधा विहीनों की। और फ्रांस की संपूर्ण जनसंख्या जो है कितना है? 2,50,000 ये जनसंख्या है। सुविधा विहीन दिखा रहा है, और अभी सारे भाग 1 लाख के बाद जो शेष बचे हुए भाग इन्हीं के ना है। तो कहने का मतलब यह है कि इनके पास यही है। सुविधाजनक वाले में कौन कौन आते हैं? सुविधाजनक वाले भाग में देख लो, सुविधाजनक में पादरी और सामंती दोनों आते हैं। सुविधाजनक वर्ग में आते हैं। 2 भाग है, एक पादरी है, पादरी वर्ग है, और दूसरा जो है सामंती है, सामंत वर्ग है। देखिए सामाजिक कारण बता रहे हैं इस क्रांति का। ठीक है ना? फ्रांस की क्रांति का सामाजिक कारण चल रहा है, जिसमें कि ये सब मूल कारण बनते जा रहे हैं। यही कारण नहीं होता तो ये क्रांति नहीं होती, और लुई 16वां मारा नहीं जाता। पादरी वर्ग में भी 2 वर्ग है। पादरी वर्ग में 2 वर्ग है। कौन कौन है? एक पादरी उच्च वर्ग है, पादरी उच्च वर्ग, और पादरी निम्न वर्ग है। ठीक है ना? पादरी उच्च वर्ग और पादरी निम्न वर्ग। इन पादरियों के पास जो है, इन पादरियों के पास जो उच्च वर्ग के पादरी हैं, इन्हें स्वतंत्रता का संगठन, न्यायालय व्यवस्था और कानून निर्माता के रूप में जो है इनको दिया गया अधिकार, जो है इनको दिया गया है पादरियों को। इसमें क्या है? कानून, संगठन, न्यायालय और कर वसूल करने के अधिकारी इसी वर्ग से पैदा होते थे, इन्हीं को दिया जाता था। ठीक है ना? और निम्न पादरी जो थे, ये पादरी जो निम्न थे, ये ज़मीन किसानों के पास जो ये रहते थे, किसान के साथ जो इनका लगाव था, वसूली यही करते थे। करारोपण बता रहे हैं ना, कर कानून यही बनाते हैं, न्यायालय की व्यवस्था यही देखते हैं, और संगठन यही बनाते हैं। किसका? स्वतंत्रता का संगठन।
और निम्न पादरी जो है यह किसान, मजदूर, मध्यम वर्गीय, दस्तकार और मजदूरों के साथ इनको रखा जाता है, क्योंकि उनके करीबी हैं, उनके सारे दुख सुख को ये जानते हैं। और यह जो है फिर जो है ये कर वसूल करके जो है उनके पास भेज देते हैं। किसके पास? कहने मतलब कि निम्न पदों पर ये आसीन होते हैं, निम्न पदों पर ये, उच्च पदों पर ये, ठीक ना। आप देख लीजिए सामंत वर्ग। सामंत वर्ग में भी 2 वर्ग है, सामंत वर्ग में भी 2 वर्ग है। ये उच्च सामंत, उच्च सामंत, यह है निम्न सामंत, निम्न सामंत। इसमें क्या है? उच्च सामंत। उच्च सामंत का मतलब है कि ये सेना में जो है ये संगठन करता है, सेना के सेनापति बन जाएंगे, सेना के उच्च पदों पर आसीन होंगे, और सेना के निम्न पदों पर जो जनता के बीच में जाते हैं वो निम्न सामंती होते हैं। सब मिलाकर के पादरी वर्ग और सामंती वर्ग ये क्या है? ये कर मुक्त है, इनके ऊपर कर का कोई बोझ नहीं है। ये शराब बनाते हैं, ठीक ना, क्या करते हैं? शराब बनाते हैं, आटा चक्की चलाते हैं, और जितना भी कार्य होता है सब ये जनता के बीच में यह पैसा उगा के काम करते हैं। और ज़बरदस्ती कर वसूल करते हैं। जब अचानक सूखा पड़ जाता है या किसी भी हालत में होता है तो ये किसानों से, निम्न वर्ग से, मध्यम वर्ग से क्या करते हैं? कर वसूल करते हैं। कौन करता है? ये पादरी निम्न वर्ग है और सामंती। पादरी निम्न वर्ग जो है सामंत के उच्च वर्ग से घृणा करता है। कारण क्या है कि इनके पदों को ये छीन लेता है, ये इनकी तरह ये भोग विलास करने लगता है, क्योंकि इसको भी धन आता है। ये सुविधा परक होते हैं, अनावश्यक जो है पैसा अधिक से अधिक इकट्ठा होता है और ये भोग विलास में डूब जाते हैं। कौन? पादरी वर्ग है और उच्च सामंती हैं। ये दोनों वर्ग जो है कर मुक्त है। कर का बोझ तो उन किसानों, मजदूरों, मध्यम वर्गीयों पर है। इसीलिए जो है उस फ्रांस में इस शासन सत्ता के तहत जो है कभी धन जो है ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा नहीं हो पाया। जब भी दिक्कत पैदा होती थी तो किसानों की कर बढ़ा दिए जाते थे, और कर बढ़ने के कारण जो है ये बेचारे बस केवल खेती एक माध्यम था जिससे वो अधिक से अधिक जो है वह धन उगाही करते थे, ठीक ना। और देख लो ये किसान वर्ग देख लीजिए, कौन वर्ग है? मध्यम वर्ग देख लीजिए। इसमें जो है क्या है? मध्यम वर्ग सुविधाहीन वर्ग में आते हैं। जो सेकेंड था सुविधाहीन वर्ग, सुविधाहीन वर्ग हो गया। सुविधाहीन वर्ग में कौन कौन आते हैं? मध्यम वर्गीय, मध्यम वर्ग आता है। और इसमें कौन आता है? किसान वर्ग। किसान वर्ग जो है, और क्या है? ये दस्तकार है, दस्तकार एवं मजदूर वर्ग। यही है, मध्यम वर्ग है, किसान वर्ग है, और कौन है? दस्तकार एवं मजदूर वर्ग है। ठीक। मध्यम वर्ग जो है क्या होता है? ये मध्यम वर्ग में जो है आते हैं कौन? इसमें आता है वकील, वकील आता है, अध्यापक आता है, अध्यापक, व्यापारी, ठीक ना। वकील, अध्यापक, व्यापारी और कारीगर जो भी होते हैं इसमें आते हैं। किसान में किसान आता है, जो खेती करता है। किसान में कौन आता है? किसान आता है। इसमें कहावत एक है ना, इसमें एक कहावत भी है फ्रांस की तरफ से कि
सामंत क्या करता है, लड़ता है, पादरी क्या करता है, पूजा करता है, और सामान्य जन क्या करता है, वह कर देता है। सामान्य जन क्या करता है, ये सारे जो है, ठीक है ना। अभी पढ़े हैं पादरी को, अभी पढ़े हैं सामंती को। तो सामंती जो है शासन व्यवस्था को चलाता है, संगठन का अधिकारी रहता है, और पादरी क्या करता है पादरी इस शासन सत्ता का सर्वोच्च अधिकारी होता है और शासन सत्ता को चलाता है। देख लो, यहाँ क्रांति कहाँ से पैदा होती है, जो अपने अधिकार से पीछे होगा वही ना क्रांति करेगा। तो यही जो है मध्यम वर्ग के लोग, ठीक है ना, मध्यम वर्ग के लोग जो है वकील, अध्यापक और व्यापारी, यह शिक्षित वर्ग है, लेकिन जो है यह शासन सत्ता के पादरी के, सामंती वर्ग के, यह समकक्ष जाने के लिए होड़ में यह जो है उनके खिलाफ षड्यंत्र रचता है। इस षड्यंत्र से जो है वह किसानों, दस्तकारों, मजदूरों को जो है यह इकट्ठा करता है। अभी हम बताए थे 5% पादरी हैं, 10% सामंती हैं, है ना, सामंती हैं, और शेष देख लो कितना बचता है, 85% बच रहा है अन्य वर्ग। लेकिन अधिक से अधिक भूमि का भाग उनके पास है। किसके पास? उन वर्गों के पास जिनकी संख्या कम है ना। तो कहा गया इसमें कहावत के रूप में कि सामंत लड़ता है, पादरी पूजा करता है, और सामान्य जन जो है क्या करते हैं, कर देते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से जो है यह है। देखिए मध्यम वर्ग में वकील, अध्यापक और व्यापारी आता है, किसान किसान है, और इन सबको मिला करके इस संगठन में वह कार्य चलता है। ये लोग जो है शिक्षित हैं, इन लोग को अधिकार पाने की बातें करते हैं, और इस तरीके से ये अधिकार में जब आंदोलन शुरू होता है तो यह जो है अधिक से अधिक भागीदारी लेते हैं और क्या करते हैं, ठीक है ना। हमारे कहने का मतलब ये है कि ये मध्यम वर्ग जो है ये किसान, दस्तकार या मजदूरों को ये अपने हक की लड़ाई के लिए बातें करते हैं। क्योंकि पढ़े लिखे यही लोग हैं, और यही लोग जो है इनकी सुरक्षा करते हैं। और आप कारण क्या है कि ये अगुवाई करते हैं, नेतृत्व करते हैं? कारण ये है कि ये सामंती, और चूँकि ये भी बुद्धिजीवी है, पढ़े लिखे हैं, पैसे वाले हैं, तो ये भी सोचते हैं कि पादरी और सामंती के वर्ग में हमारा भी ये सामना क्यों नहीं हो रहा है, हम समान क्यों नहीं हैं, हम क्यों जो है इस वर्ग में आ रहे हैं। इसकी लड़ाई के लिए ये सबको इकट्ठा करते हैं और ये लड़ते हैं, ठीक है ना। 1786 देख लीजिए, 1786 में जो दस्तकारी के बारे में बता रहे हैं कि ये मजदूर किसान जो क्या करते हैं, क्यों गरीबी आती है, क्यों ये जो है भाग लिए, इनको कर के बोझ से लाद दिया गया और ज़बरदस्ती कर वसूला गया, और हर तरह के दुख दर्द को इनको सहना पड़ा, चाहे इज्जत हो, बेइज्जत हो, जो कुछ हो, इनको सहना पड़ता था। अनाप शनाप की गालियाँ बकते थे, लेकिन फिर भी इनके पास कुछ था नहीं। लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको कि यहाँ फ्रांस का जो किसान है धीरे धीरे ज़मीन खरीदने लग गया था। अन्य देश की तरह किसान नहीं था यहाँ का किसान जो था धीरे धीरे ज़मीन को खरीदने लगा। कहा कि यदि थोड़ा भी सुविधा हमको भी मिलती तो हम इन वर्ग के सामान हो जाते हैं, लेकिन सुविधा मिल नहीं पाती है। अब देखिए दस्तकारियों का क्यों ये लोग भाग लेते हैं, ये कर के बोझ से भागते हैं। इनको क्या लगता है, टाइथ नाम का कर है जो आम जनता, आम सुविधाहीन वर्गों के साथ ये लगता है, टाइथ बताया है। और 1786 ईस्वी में इंग्लैंड से फ्रांस की ईडेन नाम की संधि होती है ना, ईडेन नाम की संधि होती है, और उस संधि में इंग्लैंड से जो है फ्रांस के लिए सामान आता है, वह निर्माण करके यहाँ के लिए भेज देता है, व्यापार करता है। जब व्यापार करता है तो यहाँ का जो दस्तकारी है, कलाकार है, मजदूर हैं, इनकी बनाई गई वस्तुओं को जो है
वह बिक्री कम होती है। इनको जो है रोज़गार नहीं मिलता है, ये रोज़गार विहीन धीरे धीरे होते चले जाते हैं, क्योंकि इनकी सामान बिकती नहीं है। जब बिकती नहीं है तो उत्पादन भी धीरे धीरे रोक देते हैं लोग। जब बाहर से माल जब आने कम पैसा में आने लगता है, जैसे कि हिंदुस्तान की बातें चल रही थी, जब अंग्रेज़, ब्रिटेन, है ना, अन्य देश के लोग जब व्यापार यहाँ करना प्रारंभ कर दिए तो वहाँ की सामग्री जो यहाँ आती थी, यहाँ के निर्माण की अपेक्षा वो सस्ती पड़ती थी, तो लोग इसलिए उनकी सामानों को, उनके कपड़ों को खरीदते थे। वही चीज़ यहाँ पर है। इनकी बनाई गई जो ये हाथों से जो किया गया है, इनके पीछे इंग्लैंड से, क्योंकि इंग्लैंड जो है हर देशों पर सब लगभग कब्जा रहा है। इस तरीके से ये ईडन नाम की संधि होती है और वहाँ से इंग्लैंड से माल जो है सप्लाई होता है फ्रांस के लिए, व्यापार सुनिश्चित होता है। इस तरीके से यहाँ के दस्तकार मजदूर वर्ग जो है यह आंदोलन छेड़ देता है कि हमारा रोज़गार मारा जा रहा है और सबको मिला करके यह नेतृत्व करते हैं लोग। नेतृत्व करके जो है लुई 16वां के शासन में उसको जो है उनके यात्रा में, मतलब कि नगर भ्रमण में जब निकलता है, प्रजा के भ्रमण में जब निकलता है, तो सभी ये मध्यम वर्गीय लोग जो है इन लोगों के साथ जो है आंदोलन छेड़ देते हैं। आंदोलन छेड़ते हैं, आंदोलन में कहते क्या है, रोटी दो, रोटी दो, रोटी रोटी की मांग करते हैं। जब रोटी की मांग करते हैं तो लुई 16वां और उनकी रानी मेरी एंतवानेट जो है उनके साथ में जो है रथ पर निकलती है। जब रथ पर निकलती है तो जब ज़्यादा शोरगुल होता है, ये सुनी तो है नहीं, इस तरीके से जो है वह क्या करती है, कहती है इन्हें रोटी नहीं, इन्हें केक दे दो। जब केक की नाम जब सुनते हैं लोग तो वह तो रोटी से काफ़ी महंगा है, वह जानती ही नहीं है कि नहीं रोटी और केक क्या होता है, ठीक है ना। इस तरीके से काफ़ी लोग गुस्सा करते हैं, है ना। इस तरीके से जो है ये सामाजिक कारण जो है इस क्रांति का मूल कारण बन गई, है ना। ये भाग है। अब आपके इसके बाद जो है मैं अगली वीडियो में आर्थिक कारण और तत्कालीन कारण एक ही वीडियो में समाप्त कर देंगे। इसी पर मैं इसको जो है बंद करता हूँ। सभी छात्र छात्राओं को हमारी तरफ से धन्यवाद।